कहाँ तक पढ़ाया था? एंगल ऑफ डेविएशन सिखाया था मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, है ना। फैन चलो, तो स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे हम, है ना। स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एक तो एमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम फिर दो टाइप का होता है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस फिर दो टाइप का होता है, बैंड और लाइन स्पेक्ट्रम, है ना। तो अभी मैंने आपको कौन सा स्पेक्ट्रम बता दिया था? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था, देखें जरा, अगर हम यहीं पर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसा हो जाता? जैसे व्हाइट लाइट जा रहा था, है ना, और व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट को हमने एक ऐसे सॉल्यूशन से पास कर दिया जिसके अंदर NaCl पड़ा हुआ था, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन से पास कर दिया जिसके अंदर NaCl पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर ये NaCl से पास हो गया। NaCl से पास होने के बाद में फिर यहाँ पर हमने प्रिज्म रखा था, ठीक है ना। प्रिज्म रखने के बाद फिर यहाँ पर लाइट्स क्या होंगी, है ना, स्प्लिट होंगी, और ये हमारा क्या है, प्रिज्म, है ना। और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, तो ये आ गया हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट के बाद में जैसे ये स्प्लिट हुआ तो ऐसा कुछ बना, ठीक है। अब ऐसा कुछ बनने के बाद यहां पर सात, ऐसा कुछ, अब ये विविज्ञ और की जगह पर कुछ डार्क स्पेस आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, डार्क स्पेस, है ना। ये फिर डार्क स्पेस आ गया एक और, है ना। और फिर हमारा ये क्या आ गया, रेड आ गया। बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या कि ये जो डार्क स्पेस आया है, ये डार्क स्पेस के जो लाइट्स हैं वो हमारी किसने एब्जॉर्ब कर ली होंगी, NaCl ने। ये बात समझ में आया? तो अगर हम NaCl सॉल्यूशन के लाइंस जो वो एमिट करेगा, उन लाइंस को अगर फोटोग्राफिक प्लेट पर लाएंगे तो वो कौन सी लाइंस होंगी, यही दो लाइंस होंगी जो उसने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की क्या कर ली होंगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली होंगी। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से 7 लाइट का कंबाइन होकर व्हाइट लाइट गया, ठीक है, लेकिन यहाँ से कितनी लाइट निकली, 5, बाकी की 2 NaCl सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। बात समझ में आया? NaCl सॉल्यूशन ने क्या कर लिया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया होगा। इसी तरीके से मान लो कोई एटम है, एटम एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में है मतलब हमने क्या किया, एटम को कुछ एनर्जी वगैरह दिया होगा, कई सारे एटम्स रहे होंगे सैंपल के अंदर और हमने उसे क्या दिया होगा, एनर्जी दिया होगा। तो अगर हमने उसे एनर्जी दिया होगा तो वो एनर्जी से
क्या होगा हमारा, एटम्स एक्साइट हो गए। एक्चुअल में एटम्स एक्साइट नहीं होते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो गए, तो हायर एनर्जी पे पहुंच गए। हायर एनर्जी से सब वो नीचे आएंगे तो लाइट क्या करेंगे, वो एमिट करेंगे, यही होगा। तो लाइट जब वो एमिट करेंगे तो अगर हम उसे फोटोग्राफिक प्लेट पर बनाएंगे, फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर हमने उसे बनाया तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ। ये क्या हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम। ये क्या हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आया। और लाइन स्पेक्ट्रम किसका होता है बच्चों, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ पा रही है। इसी तरीके से मान लो मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स हमारे एक्साइटेड स्टेट में गए, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसे कुछ कलर्ड बैंड्स बन जाते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसे कुछ कलर्ड बैंड्स बन गए, ठीक है। ये हमारा एक कलर्ड बैंड पूरा एक ऐसा आ गया, फिर ऐसा कुछ कलर्ड बैंड फिर से आ गया, है ना, फिर हमारा ऐसा कुछ आ गया कलर्ड बैंड, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा स्पेक्ट्रम है, बैंड स्पेक्ट्रम। और अगर हम बात करते हैं बैंड स्पेक्ट्रम की, तो ये बैंड स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, ये तो दोनों ही डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के। ये हमारा कौन सा स्पेक्ट्रम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, मतलब मॉलिक्यूल्स को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाकर जो हम फोटोग्राफिक प्लेट पर देखेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। कलर्ड बैंड, फिर डार्क स्पेस, है ना। ये सब बीच में जो मैंने नहीं बनाया ये सब क्या है, डार्क स्पेस। ये जो मैंने बीच में हिस्सा नहीं बनाए हैं ये सब क्या होंगे, डार्क स्पेस। बात समझ में आ रहा है। ये हमारे सब क्या होंगे, डार्क स्पेस, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आया। इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम तो नहीं होगा, पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा, है ना। मॉलिक्यूल को मान लेते हैं तोड़ा गया होगा, तोड़ा गया होगा, है ना। तो तोड़ने के बाद में अगर हमने उसके एटम्स को एक्साइट किया होगा और फिर जब फोटोग्राफिक प्लेट पर देखा होगा थ्रू प्रिज्म, तो जो स्पेक्ट्रम आएगा दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम आएगा, वो लाइन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आया। बिल्कुल किस तरीके का, इस तरीके का। समझ में आया, समझ गए आप क्या कहा मैंने, लिख लेंगे जल्दी से। नहीं, साथ में स्प्लिट होने के बाद में एक्चुअल में हमें यहाँ से तो पता कुछ चलेगा ही नहीं। जब हम फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखेंगे तो दो डार्क स्पेस आ गए होंगे उसी के अंदर, इस तरीके से कुछ हुआ होगा। चले आएंगे। आपके टेस्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर और मूल कंसेप्ट ये दोनों आएगा, ठीक है, कंप्लीट। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा अपना, है ना।
किया, हटाएं, हटा दूं, चलो। अब देखो बच्चों, जैसे रेडबर्ग इक्वेशन, इसकी बात करते हैं, है ना। और रेडबर्ग इक्वेशन जो हम निकालेंगे, समझना बेसिक, फॉर एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन के लिए निकाल रहे हैं, अगर आपको एब्जॉर्प्शन के लिए लगाना है तो एब्जॉर्प्शन के लिए भी लगा लेना, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा, तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा उस करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस की वो फोटोन एमिट कर देगा या रेडिएशन एमिट कर देगा, यही बताया था मैंने आपको। मैंने आपको क्या बोल रखा है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन के लिए, एमिशन और एब्जॉर्प्शन के लिए आपको पार्टिकल नेचर मानना है ईएम वेव्स का, इंक्लूडिंग लाइट, लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जब ट्रेवल कर रहा होगा तो वेव नेचर मानना है, यही सिखाया है मैंने। अब यहां पर फॉर एमिशन ऑफ रेडिएशन समझना जा रहा, फॉर एमिशन ऑफ रेडिएशन डेल्टा ई, और ये जो डेल्टा ई है हम मान लेते हैं कि ऊपर N2 एनर्जी लेवल से N1 पर आ रहा है, बराबर क्या आ जाएगा, SC बाई लैम्डा, यही आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो यहां पर ये इस तरीके का कुछ इक्वेशन होता है, अभी मैं एमिशन की बात कर रहा हूं, अब समझना मैं इसे डेराइव कैसे कर रहा हूं। यहां पर एक ये और ये ऐसा कुछ मान लेते हैं, ये एनर्जी लेवल N2 है, ये एनर्जी लेवल N1 है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आएगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगा। अब ये जो रेडिएशन एमिट करेगा वो इतने एनर्जी डिफरेंस की होगी, है ना। तो यहां पर जो एनर्जी आएगी इसकी, डेट इज E2 बराबर माइनस का 13.6, क्या आएगी, Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो जो E1 आएगा वो 13.6 Z स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर, ये बात समझ में आ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एनर्जी डिक्रीज हो रहा होगा, तो अगर एनर्जी डिक्रीज होगा तो मैं अगर फाइनल माइनस इनिशियल कर दूं तो कैसा आएगा, नेगेटिव। फाइनल माइनस इनिशियल, अगर मान लो मैंने फाइनल माइनस इनिशियल किया तो यहां पर इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है, तो कम माइनस ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा। तो आप एक काम करो ना यहीं पर कि उल्टा माइनस करो, बात समझ में आ रही है, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल कर लो, इनिशियल माइनस फाइनल कर लोगे तो कभी टेंशन ही नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, तो वो अपने आप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं तो नेगेटिव निकलेगा। वैसे एमिशन का मतलब भी रिलीज होना है, तो रिलीज होने में अपने आप करस्पॉन्डिंगली नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसलिए मैं उसे कंपेंसेट करना चाह रहा हूं यही। बात समझ में आया क्या कहा मैंने। तो यहां पर आप क्या ले लो, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बराबर HC अपॉन में डेल्टा E N2 से N1, HC अपॉन में ये क्या आ जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये माइनस का 13.6, ठीक है, और ये Z स्क्वायर, ठीक है।
अब यहां पर समझना मेरी बात को, इनिशियल माइनस फाइनल किया, अगर इनिशियल माइनस फाइनल किया तो आप एक काम और करो, यहां माइनस हटाओ, इसे आप 13.6 जेड स्क्वायर कर लो। 13.6 जेड स्क्वायर अगर आप कर लोगे तो यहां पर देखना जरा, इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल माइनस फाइनल अगर हम करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। बोले कोई तकलीफ हो तो, आ रहा है समझ, कोई तकलीफ है? माइनस कंपेंसेट किया इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल लिख दिया, और कुछ नहीं है। अब यहां पर ये आ रहा है आपके पास वेवलेंथ लैम्डा, तो इसके अंदर अब अपन क्या करेंगे, 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा बराबर 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये बात समझ में आया? और अपॉन में hc, ये बात समझ में आ रहा है? तो 1 अपॉन में लैम्डा को हमने पहले भी लिख रखा है वेव नंबर न्यू बार बराबर 13.6 अपॉन में hc, इसको क्या कहा जाता है, rh, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट। ये बात समझ में आया है? अब rh जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये आ गया 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा n2 ग्रेटर देन n1 फॉर एमिशन, एमिशन के लिए तो हमेशा n2 ग्रेटर देन n1 ही होना है, तो एमिशन के लिए अगर n2 ग्रेटर देन n1 हो रहा है तो आप एक बात सोचो, n2 बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी होगी, अरे समझ में आ रहा है, ये वैल्यू छोटी होगी तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। और आप कहोगे सर एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करें, यही कर दो, एब्जॉर्प्शन के लिए भी क्या कर दो, यही कर दो, नीचे से ऊपर चला जाएगा। अरे समझ में आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बस n1 n2 उल्टे लिख लेना, मतलब n1 n2 उल्टे मान लेना, पुट तो इसी में कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो वो पॉजिटिव नेगेटिव का सिर्फ डिफरेंस है, क्योंकि ज्यादातर बात एमिशन की होती है इसलिए मैंने एमिशन के लिए ही आपको डेराइव कर दिया। अब यहां पर n2 ग्रेटर देन n1 आ गया। अब ये जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा था, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में hc, इसकी वैल्यू RH, ये बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर RH इंटू में hc बराबर कितना आ जाएगा, 13.6, ये बात समझ में आया? अगर मैं इन सारी वैल्यूज को रख दूंगा तो RH बराबर क्या आएगा, 1.1 करीब करीब इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये आ जाएगा RH, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। बात समझ में आया? लिख लेंगे। मेनली ये किसके लिए पूरा हमने किसके लिए डायरेक्ट किया है, एमिशन के लिए। और मान लो आपको एब्जॉर्प्शन के लिए करना है तो आप तो सेम रख देना, बस हो सकता है कि वहाँ पे जैसे हम n1 से n2 जाएंगे तो n1 से अगर आप n2 जा रहे हो तो आप n1 से n2 n1 मतलब मान लो 2 से 4 जा रहे हो, 2 से 4 जा रहे हो तो आप n1 कितना रखना, n1 कम वाला रखना आप, तो बात समझ में आया? तो अपने आप वो आ जाएगा पॉजिटिव ही, समझ में आया ना?
आप एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए लगा सकते हैं। वैसे ही जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, लेकिन ये सारे फॉर्मूले किसके लिए वैलिड हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो हाइड्रोजन एटम है तब तो Z1 आएगा, लेकिन He पॉजिटिव में Z2 आएगा, Li2 पॉजिटिव में Z3 आएगा। चले क्या? चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए ही ये स्पेशली हम बात कर रहे हैं पहले, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, देखना जरा। अब यहां पर पर्टिकुलर जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो कुछ सीरीज डिफाइन की गई हैं, उन सीरीज के रिस्पेक्ट में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पूरी बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले सीरीज, उसके बाद स्पेक्ट्रल रीजन, लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल को हमने N1 लिखा था उसमें, है ना, और हायर एनर्जी लेवल इसको N2 लिखा था हमने। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा समझते जाएं। इसमें सबसे पहली सीरीज जो डिफाइन की गई वो लाइमन सीरीज, है ना। दूसरी बाल्मर, तीसरी पाश्चन सीरीज, फोर्थ ब्रैकेट, प्रीफंड, प्रीफंड के बाद हमफ्री। है ना ये। अब इसके अंदर स्पेक्ट्रल रीजन की अगर हम बात करेंगे तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, ये विजिबल रीजन।
बाकी सब इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। एक्चुअल में क्या हुआ कि लाइमन ने कहा, लाइमन के लिए लोअर एनर्जी लेवल तो N1 इक्वल टू 1 दैट इज ग्राउंड स्टेट, N1 इक्वल टू 1 दैट इज ग्राउंड स्टेट, और यहां पर इक्वल टू 2 3 4 5 6 इस तरीके से। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं, है ना। उसके बाद यहां पर N1 इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और यहां पर क्या आ जाएगा ऐसा कुछ। उसके बाद यहां पर 3 का मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एक कम चलता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। यहां पर N2 इक्वल टू 4 5 6 इस तरीके से। यहां पर N1 इक्वल टू 4, N2 इक्वल टू क्लियर, इस तरीके से चलेगा, इक्वल टू 6, N2 इक्वल टू, कुल मिलाकर जैसे मान लो अगर मैंने बात किया बाल्मर सीरीज का, तो बाल्मर सीरीज में एंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए 2 पे, ऊपर कहीं से भी आए, एंड में कहाँ आना चाहिए 2 पे। बात समझ में आ रहा है। और ये सारे रीजन जो हमने यहाँ पर लिखे हैं वो सिर्फ किसके लिए लिखे हैं, हाइड्रोजन एटम। He पॉजिटिव के लिए रीजन अलग हो जाएंगे, Li2 पॉजिटिव के लिए रीजन अलग हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। ये सिर्फ किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम, लिख लें। चले, लिख लिया। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे, सीखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। हटाऊं, देखो जैसे यहां पर
n इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, ये इसका लॉजिक है, एनर्जी डिफरेंस कम होते जाना। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा कॉन्जुगेटिव सेल्स में एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहीं से भी आए, इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहीं से भी आए, अगर वो n1 इक्वल टू 1 पर आ रहा है तो हम उसे लाइमन सीरीज कहेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज। ये बात समझ में आया? सेम, ऊपर कहीं से भी आए, ऊपर कहीं से भी आए, हम इसको क्या कहेंगे? बाल्मर सीरीज। अच्छा, लाइमन बाल्मर तो सबके लिए डिफाइंड है, He पॉजिटिव के लिए भी डिफाइंड है, Li2 पॉजिटिव के लिए भी ऐसे ही डिफाइंड है। डिफरेंस किसमें आएगा? रीजन में। जो हमने स्पेक्ट्रल रीजन है वो हमने सिर्फ किसके लिए भी आइडेंटिफाई करके लिखा है? हाइड्रोजन एटम के लिए। ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा, He पॉजिटिव में सेम वेवलेंथ किस ट्रांजिशन के लिए आएगा? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो वो हम अभी करेंगे उन क्वेश्चंस को, कैसे क्या किया जाता है। बाल्मर के बाद ऊपर कहीं से भी आए, क्या? पाश्चन। समझ पा रहे हैं ना कैसे क्या चलेगा? ये हमारा ब्रैकेट। अब एक बात समझो आप मेरी, जैसे फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं अभी, ठीक है? लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन, फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन, फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन को हम H अल्फा लाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? H अल्फा लाइन। कहां से कहां तक? 2 से 1। बात समझ में आया? सेकेंड लाइन ट्रांजिशन, सेकेंड लाइन ट्रांजिशन के लिए H बीटा लाइन, बीटा लाइन कहां से कहां तक कहेंगे? 3 से 1। क्लियर है? थर्ड लाइन ट्रांजिशन, थर्ड लाइन ट्रांजिशन का मतलब हो जाएगा गामा लाइन, कहां से कहां तक? और फोर्थ लाइन ट्रांजिशन H डेल्टा लाइन, कहां से कहां तक? 5 से 1। ऐसे करते हैं। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और समझो, जैसे कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मिन फॉर लाइमन सीरीज। अब लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन फॉर लाइमन सीरीज, समझना मेरी बात को, बाद में लिखना, पहले समझ लो। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि डेल्टा E बराबर क्या होता है? बाय लैम्डा, तो लैम्डा बराबर SC बाय डेल्टा E। बच्चों मेरे को लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, अगर मेरे को लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो डेल्टा E मिनिमम चाहिए। मिनिमम डेल्टा E जितना एनर्जी, जितना जस्ट ऊपर से आ जाए तब डेल्टा E मिनिमम होगा, जितना दूर से आएगा डेल्टा E मैक्सिमम होगा। आ रहा है बात समझ? तो अगर हमें बात करनी है लैम्डा मैक्सिमम के लिए, तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए लाइमन सीरीज के लिए जो ट्रांजिशन है वो हमारा 2 से 1 हो जाए।
तो लैम्डा मैक्स लैम्डा मेन या ऐसी कोई बात करे तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू जाना, तब फील आएगा आपको कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब इस फॉर्मूले को रिडवर्क वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, तो आर एच इंटू में 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर मतलब 1/, तो 1/ लैम्डा मैक्स बराबर आर एच 1 - 1/4 दैट इज 3/4, तो ये आ गया 3/4, तो लैम्डा मैक्स बराबर कितना आ जाएगा 4/3 आर एच। बोलो यार। इसी तरीके से अगर हमें लैम्डा मिनिमम निकालना होगा तो डेल्टा ई मैक्सिमम, डेल्टा ई मैक्सिमम मतलब सबसे दूर से फेंक दो, सबसे दूर से अगर हम फेंक दें, हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं यहां भी, लैम्डा मिनिमम बराबर आर एच 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, तो लैम्डा मिनिमम बराबर 1/RH। ये जितनी भी वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम के बीच में आएंगी वो सब अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेंगी। ये बात समझ में आया। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करता बाल्मर सीरीज के लिए, तो बाल्मर सीरीज में भी फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन 3 से 2 हो जाता, समझ में आ रहा है। सेकेंड लाइन ट्रांजिशन 4 से 2 हो जाता, थर्ड लाइन ट्रांजिशन 5 से 2 हो जाता। अब ये जो ट्रांजिशन आ रहे हैं, इन ट्रांजिशंस के लिए लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन निकालता, कैसे निकलेगा? इसी तरीके से। बात समझ में आ रही है? लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन इसी तरीके से निकलेगा। उसमें मुझे फिर से लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, जस्ट ऊपर से फेंक दो, लैम्डा मिनिमम चाहिए, सबसे दूर से फेंक दो, डेट इज इंफिनिटी। क्लियर है? तो हर लाइन के, हर सीरीज के लिए लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम निकाला जा सकता है। ये बात समझ में आया? लिख लेंगे। चलेंगे।
चले आगे। देख लिया, चलें। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो यार, क्या राइटिंग बनानी है तो वेरी गुड मिलेगा। हाँ, जल्दी जल्दी लिखा करो। सुबह ही थक गए तुम, अभी तो पहली क्लास है। हाँ, अभी धीरे धीरे क्लासेस बढ़ जाएगा तुम्हारा, अभी बढ़ गया है ना इस वीक से, अभी और बढ़ेगा, है ना। चले आगे। वो तो मेंटली आप प्रिपेयर रहो, है ना। आपको छुट्टी मिलेगा, दिवाली पे मिलेगा, रक्षाबंधन दिन पे तो एक शायद सैटरडे पड़ रहा है, तो एक सैटरडे हो जाएगा, एक संडे हो गया बस, है ना। दिवाली पे मिलेगा, दिवाली पे ठीक छुट्टी मिलता है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तैयारी तब छूटती है जब रोज 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में आया। तैयारी तो जुनून है, कैसे छूट सकती है, ये बात समझ में आ रहा है। तो 8 घंटे पढ़ो घर, और इस पढ़ाई में जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा पढ़ने का मन करेगा, और जितना कम पढ़ोगे उतना कम पढ़ने का मन करेगा। ये वाली जो तैयारी है, नीट वालों का तो ये है कि वो बायो से थोड़ा मन लगाए रहते हैं, तुम किससे लगाओगे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो नहीं, मैथ्स तो सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट मानता हूं मैं। मैथ्स के अंदर तो आपको पेन सबसे ज्यादा चलाना पड़ेगा घर पे। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो मेरे दिमाग से और मेरे मन से तो आप कम से कम 3 घंटे मैथ्स पढ़ो ईमानदारी से, और 2.5-2.5 घंटे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, और किसी के लिए समय ही मत निकालो। जनवरी में एक बार 12 फरवरी को रिजल्ट आता है, एनटी ने फिक्स कर रखा है ना। तो 12 फरवरी को एक बार नाम के नीचे 99 पॉइंट लिखाओ, फिर टेंशन नहीं है, फिर आप आराम से अपना थोड़ा सा एक दिन रिलैक्स होके फिर आप वापस लग जाओ, है ना। आप मई तक है पूरा, तो मई तक एक बार आप थोड़ा कर लोगे ना लाइफ में, तो आप विश्वास मानो कि एक बार जब अलॉटमेंट में जब आईआईटी कोई लिखा होगा ना, तो उसका जीवन का मजा ही अलग हो जाता है। समझ में आया। वो चीज के लिए पढ़ना होता है। और आप तो ड्रॉपर हो, ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। 11th को हम बताते हैं कि कितने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ड्रॉपर को नहीं बताने की जरूरत होती है। और आप 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो खुद के साथ गलत कर रहे हो, ये बात तो आप रोज लिख के ले लो मेरी। जिस दिन आप 8 घंटे नहीं पढ़ोगे ना, उस दिन आप कम से कम अपना 1-2 नंबर कम कर लेना, 2 नंबर मिनिमम, जिस दिन आप 8 घंटे नहीं पढ़ो। और 8 घंटे कैसे, फोन को साइड में रख के। ये फोन ना सबसे बेकार चीज है, समझ में आ रहा है, यही निपटा रहा है। तो फोन से दूर रह लो थोड़ा। अरे अगले साल बढ़िया आईफोन लेना, सैमसंग का बढ़िया शानदार सा फोन लेना, जो सबसे अच्छे फोन आते हैं, है ना। अभी क्या फोन के चक्कर में अपना लाइफ का पूरा आगे के 50 साल 60 साल खराब कर रहे हो। समझ में आ रहा है। लाइफ के अगले 50-60 साल आपके यही डिपेंड करेंगे कि आपने कहाँ से क्या किया। तो इसलिए लगा दो जी जान, जितनी लगा सकते हो उससे ज्यादा लगाओ, जितना आप पढ़ सकते हो उससे ज्यादा पढ़ो। समझ में आ रहा है। ऐसा हो जाना चाहिए कि यार पढ़ने के अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, तब रिजल्ट आता है। समझ में आया। कुछ आलतू फालतू लोगों का जेई में कभी रिजल्ट नहीं आता। और मैं आपको एक और बढ़िया बात बताऊं, मेंस में तो एक आध एरे गहरे का आ भी जाए गलती से, एडवांस में तो कभी नहीं आएगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो मेंस में 99.7 99.8 लेके आए और एडवांस में 30,000 रैंक लेके आए हैं, क्योंकि वो पढ़े ही मेंस ओरिएंटेड है। मेंस ओरिएंटेड जब आप पढ़ोगे तो आप फॉर्मूला बेस्ड पढ़ोगे, तो वैसे ही आपका एडवांस में तो कुछ नहीं होना। समझ में आ रहा है। अगर आप प्योर कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे तो एडवांस के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लोगे। समझ में आया ना। और यार ये तो अब होने लगा है कि मेंस में सक्सेसफुल हो गए तो ठीक है, कोचिंग्स मेंस के रिजल्ट के पब्लिश करती हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, 2012 तक जब AIEEE और IIT होता था ना, तो AIEEE के रिजल्ट को पब्लिश ही नहीं करती थी कोचिंग्स।
AIEEE का रिजल्ट, AIEEE की कोचिंग्स अलग होती थी, जो IIT की कोचिंग्स होती थी ना उनमें AIEEE का पेपर भी नहीं होता था मॉक, समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस था। तो आप समझो उस चीज को, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेंस अच्छा नहीं है, मेंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप पढ़ो मेंस प्लस एडवांस ही। लास्ट के एक महीने 15 दिसंबर से 15 जनवरी फुल्ली मेंस की तरफ चले जाना, समझ में आ रहा है? लेकिन अभी तो आप मेंस प्लस एडवांस पढ़ो, सारे क्वेश्चन जितने कर सकते हो उतने करो। ये भी मैंने बोला है आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 1 2 4 मॉड्यूल का पूरा होना चाहिए, फिर आपकी भूख पर डिपेंड करता है। एक्सरसाइज 1 2 और 4 से आप यहाँ के मॉक टेस्ट में 150 नंबर तो ले आओगे, समझ में आया? अब आपको 200 लाने हैं, 220 लाने हैं, 230 लाने हैं, एक्सरसाइज 3 भी लगाओ, सॉल्व एग्जाम्पल भी लगाओ, जितना ज्यादा आप लगाते जाओगे उतने मार्क्स आपका बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो वाली चीज है। चलो वापस आते हैं। तो ये समझ गए आप लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम और डेल्टा ई के से कैसे रिलेट करके निकालेंगे। अब मेरी बात को समझना थोड़ा, देखो एक लाइन लिखो, टोटल नंबर ऑफ different radiations emitted, total number of different radiations emitted when electron jump or drop from higher excited state to ground state, higher excited state to ground state। देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं कि फॉर्मूला कैसे और क्यों आया, समझ में आ रहा है? अब जैसे ऊपर से मान लो n = 5 से लाइन पता है, जैसे इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस कहां से रही हैं, इलेक्ट्रॉन के गिरने से, यहीं से तो आ रही हैं रेडिएशंस। तो यहां पर एक चीज समझो आप, जैसे ऊपर से गिर रहा है तो ट्रांजिशन रिलेटेड टू लाइमन सीरीज, ऊपर से कहीं से भी गिरे आएगा कहां पर, ट्रांजिशन रिलेटेड टू, बोलो बाल्मर। ऐसे ही ट्रांजिशन रिलेटेड टू पास्चन सीरीज। इस तरीके से चल रहा होगा, समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो ऊपर से मान लो n = 4 से आ रहा है, तो 4 से लाइमन सीरीज मतलब n = 1 पे, n = 1 पे ऊपर कहीं से भी गिरे लाइमन सीरीज कहलाएगा। तो 4 पे मान लेते हैं कई सारे इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ये मैं भाई बता रहा हूं कि कई सारे इलेक्ट्रॉन है और उनको रास्ता 4 से 1 तक आना है। तो 4 से 1 तक आना है तो या तो 4 से 1 डायरेक्ट गिर जाए, एक हो गया लाइमन सीरीज में, फिर 4 से 3 आ जाए, 3 से 1 डायरेक्ट गिर जाए, एक और आ गया, लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो 4 से 1 एक आया, 3 से 1 एक आया, एक क्या आएगा 2 से 1। तो जब 4 से 1 गिर रहा है तो लाइमन सीरीज में कितनी डिफरेंट रेडिएशंस आ रही हैं, 3, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, दिख रहा है ये बात? अभी मैं आपको और ड्रॉ करके अभी बताऊंगा। तो n से गिरेगा तो कितनी आएंगी, n-1, अरे 4 से 4 -1, तो n से n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ऐसे ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इस सीरीज का जो सम होता है वो कितना होता है, n इंटू n-1/2। ये बात समझ में आया? अब बच्चों मान लेते हैं कि n = 4 से n = 1 पर जाना है, तो टोटल डिफरेंट रेडिएशंस कितनी आएंगी, 4 इंटू 4 - 1 डिवाइड बाई 2, कितनी आएंगी, 6 आएंगी ना। अब देखना जरा, n = 4
n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो 6 डिफरेंट रेडिएशंस आ रही हैं मैं उनकी बात करना चाह रहा हूं। ठीक है, n इक्वल टू 4 पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग कहानी पढ़नी पड़ेगी हमें, सफिशिएंट है, सैंपल वर्ड यूज होगा। सैंपल में कई सारे एटम्स होंगे जो एक्साइटेड स्टेट में होंगे। तो एक तरीका तो ये है कि वो 4 से डायरेक्ट कूद आए 1 पे। 4 से डायरेक्ट कूद आएगा तो जो फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, E4 माइनस E1। अब एक तरीका ये है कि वो स्प्लिट में टूटे, ऐसे टूटे। ये बात समझ में आ रही है? तो 3 डिफरेंट रेडिएशन यहां से निकल गए, बोले जरा। एक तरीका क्या है, ऐसे और ऐसे टूटा है, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि सेम है। अरे ये और ये सेम हो गया, ये काउंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब एक तरीका क्या है, और 2 से 1, तो यहां पर ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा। बोलो आया बात समझ? कितनी रेडिएशन डिफरेंट आ गई, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? समझ गए? यहां पर लाइमन सीरीज के लिए कितनी आई हैं, 1 2 3। तो लाइमन सीरीज पर कितनी आई है, 4 माइनस 1। इस पर कितनी आई है, 4 माइनस 2। देख लो 2 आई होंगी यहाँ, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। यहां पर कितनी आई होंगी, 4 माइनस 1। इस तरीके से चलता है। समझ में आया? समझ गए क्या कहा मैंने? जैसे मान लो n इक्वल टू 5 से बात करते हैं, तो n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर टोटल तो आती 10, कहां पे, हाँ ये हमारा 4 माइनस 3। यहाँ पे कितनी आती है, 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 10। तो 10 डिफरेंट रेडिएशंस कैसे आएंगी? फिर से रास्ता तय कर लो। रास्ता तय करेंगे तो एक तो डायरेक्ट गिर सकता है ना, एक टुकड़ों में गिरा दो, एक आपने टुकड़ों में गिरा दिया। ठीक है, अब एक आपने टुकड़ों में गिराने के बाद एक आप फिर से ऐसे गिरा के ऐसे गिरा सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है? ये काउंट नहीं होगी। उसके बाद में एक आप ऐसे गिरा के उसके बाद में ऐसे गिरा सकते हो, दोनों काउंट हो जाएंगी। उसके बाद में ऐसे गिरा सकते हो, ये नीचे वाली काउंट नहीं होगी। उसके बाद में अभी और भी बची होंगी, ये दोनों काउंट नहीं होंगी। क्लियर है? और कौन सी गिरा सकते हैं? नहीं ये तो गिर गई ना, ये तो गिर गई है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 हो गई। अरे समझ में आया? अब यहां पर इस रीजन में कितनी आई होंगी, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4। ऐसे करते हैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग पता है कब बन जाता है? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग तब बन जाएगा जब वो कहेगा कि मैंने n इक्वल टू 2 हटा दिया, अब सेकंड सेल हटा दिया, अब बताओ डिफरेंट रेडिएशंस कितनी होंगी। तो जब हम n इक्वल टू 2 हटाएंगे तो ऐसा मत करना कि 5 माइनस 2 मतलब 3 हटा देंगे तो 7 हो जाएंगी, नहीं, 2 से 1 भी तो नहीं आएगी फिर। अरे समझ में आ रहा है? तो इसलिए n इक्वल टू 2 हटा देंगे तो फिर आपको बना बना कर ही देखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब सबसे सिंपलेस्ट केस पूछा जाए जो जिसमें कुछ हटाया नहीं गया। ये बात समझ में आया क्या कहा मैंने? लिख लें।
चलें, लिख लिया। एक लाइन लिखो स्टार लगा के। we must have sufficient atoms in sample. We must have sufficient atoms in sample to represent all the transitions. We must have sufficient atoms in sample to represent all the transitions. मतलब कई सारे एटम्स होने चाहिए तभी हमारा ये बात हो पाएगी। नेक्स्ट लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस emitted when electron jump or drop, when single electron jump or drop from higher excited state to ground state. जैसे मान लो मेरे पास n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 1 है। सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब अलग अलग रास्ता नहीं हो सकता, वो एक ही रास्ता तय कर पाएगा। एक रास्ता तो ये है कि भैया डायरेक्ट कूद जाएगा तो मिनिमम रेडिएशन आएंगी। अच्छा ये मैं कह देता हूं सेम का मतलब क्या है, सेम एनर्जी की रेडिएशन, तो एनर्जी डिफरेंस सेम होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे उसमें कुछ काट दी थी ना मैंने कि ये काउंट नहीं करेंगे, तो नाम ही हम लिख रहे हैं ना ऊपर ही, डिफरेंट रेडिएशंस। अरे समझ में आ रहा है? तो ये हमारा मिनिमम रेडिएशन कितनी आएंगी, 1। और मैक्सिमम रेडिएशन के लिए बिल्कुल टुकड़ों में आए मैक्सिमम, तो इसमें फॉर्मूलों की कोई बात नहीं होगी। कहेगा वो आइसोलेटेड एटम है तो मैक्सिमम रेडिएशन 1 आए, 3 आएंगी। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम रेडिएशन कितनी हो जाएंगी, n-1। ये बात समझ में आया? समझ गए क्या कहा? तो वो कब है, जब वो सैंपल वर्ड ले या मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं, अपना सैंपल वर्ड कहे या फिर कहे सफिशिएंट एटम्स या फिर एटम्स बोले। सिंगल एटम बोला तो फिर ये लगाना पड़ेगा, एक ही रास्ता तय कर पाएगा, या तो ये वाला रास्ता तय करेगा या ये वाला रास्ता तय, और भी कर सकता है लेकिन हम मिनिमम और मैक्सिमम के लिए यही हो सकते हैं। ये तय करेगा तो ये तय नहीं करेगा, ये तय करेगा तो ये तय नहीं करेगा। लिखेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। अरे मान लो 6 है तो 6 से 1 कूद जाएगा ना डायरेक्ट। चलें नेक्स्ट लिखो, लिखें मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस एमिटेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, वापस हम मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन्हीं पे आ गए हैं, ठीक है ना। डिफरेंट रेडिएशंस एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स jump from higher excited energy state to lower excited energy state,
टू लोअर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर 3 केसेस हैं, बस यही 3 केसेस में बात करनी है। उसमें ग्राउंड स्टेट आएगा तो n इंटू एन माइनस 1/2, और अगर हमारा ऐसा आएगा तो n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1/2। बात समझ में आया? अब यहां पर ये कब है? जब ग्राउंड स्टेट नहीं आ रहा, कहीं ऊपर आ रहा है। ये बात समझ में आया? अब यहां पर इस फॉर्मूले को भी डेराइव कर सकते हैं। देखो इधर, जैसे इसके अंदर जब वो ऊपर से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा था तो हम पहला ट्रांजिशन टोटल कितने डिफरेंट, इसमें भी सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितना आ रहा था n-1, तो n से 1 पे आ रहा था तो n-1 आ रहा था, n2 से n1 आएगा तो n2 माइनस n1 आएगा। बात समझ में आ रही है? प्लस उससे ऊपर वाले पे n2 माइनस n1 माइनस 1, बोलो यार, n2 माइनस n1 माइनस 3, इस तरीके से चलेगा। यहां पर लेट n2 माइनस n1 इक्वल टू कैपिटल N, तो ये आ जाएगा n प्लस n माइनस 2 प्लस, इस तरीके से चलेगा। तो ये आएगा n प्लस n इंटू n माइनस 1/2। बोलो यार, 2 ये हमारा, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 2n आएगा, 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हाँ n इंटू n प्लस 1/2, और n की जगह पुट कर दो वापस से, तो n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1/2, क्लियर है? बाय 2। बच्चों ये 3 फॉर्मूले हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सिखा दिया, ग्राउंड स्टेट तक आए सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n इंटू एन माइनस 1/2, हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट आएगा तो n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1/2। बोलो यार, आया समझ? लिख लें। चलें? चलें? लिख लिया ये सब, सारी बातों को समझ गए? चलो क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, ड्यू टू हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस, ड्यू टू हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिख लो यूनी इलेक्ट्रॉन,
यूनि इलेक्ट्रॉन, excited electron of atoms, excited electron of atoms present in 8th excited state, present in 8th excited state, 8th excited state. फर्स्ट पॉइंट लिखो क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस, maximum number of radiations which can be attained when electron fall to ground state, when electron fall to ground state. नेक्स्ट लिखो कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस एमिटेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम अ सिंगल एटम, समझ पा रहे हैं, फ्रॉम अ सिंगल एटम फॉर सेम ट्रांजिशन, फॉर सेम ट्रांजिशन, जल्दी से बताएं। नहीं, हाँ सिंपल सी बात है, कर लेंगे ये तो। एक्साइटेड स्टेट है ना, तो 9 हो जाएगा, n1 तो ग्राउंड स्टेट कह ही रहा है वो, तो n इंटू n माइनस 1/2 लगा दो, तो n इंटू n माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 36 रेडिएशंस। क्लियर है? और सिंगल इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस कितने होते हैं, n-1। समझ में आ रहा है सभी को? तो एक्साइटेड स्टेट को थोड़ा ध्यान से करें, 8 रेडिएशंस, कितने, 8 रेडिएशंस। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस एमिटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस एमिटेड when electron fall to fourth excited state, when electron fall to fourth excited state from eighth excited state. अब सिंगल इलेक्ट्रॉन वो कहे तब सिंगल वाले की बात करेंगे, नहीं तो हमेशा किसकी बात करेंगे, मल्टीपल। तो यहां पर N2 कितना है, 9 हो जाएगा, 8 + 1। N1 कितना है, समझ में आ रहा है? तो डिफरेंट रेडिएशंस कितनी आ जाएंगी, N2 - N1 और N2 - N1 + 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारी कितनी आ जाएंगी, 9 - 5 और 9 - 5 + 1 डिवाइड बाय 2 कितनी आ रही है ये, बोले समझ पा रहे हैं? कोई तकलीफ है? चलो चले आगे। ये तो सिंपल सी बातें हो गई है ना। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मेंस इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई भरोसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन गलत भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? और मैं हमेशा बोलता हूं कि सिंपल क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, है ना। और टफ मैं
जितने आप सही कर पाओ। समझ में आ रहा है? मेंस में मैथ्स को छोड़ दो तो मुझे तो कुछ टफ लगता ही नहीं है, और मैथ्स भी टफ नहीं है, मैथ्स आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। जेई एडवांस मैथ्स में आप मेंस और एडवांस में डिफरेंस ही मत समझो। मैथ्स का सिंपल सा लॉजिक है, जेई एडवांस के सारे पीवाईक्यूज लगे होने चाहिए लास्ट 36 ईयर्स के, मॉड्यूल वाले नहीं, लास्ट 36 ईयर्स के मेंस लगा होना चाहिए। तभी मैं बोल रहा हूँ मैथ्स को 3-3.25 घंटे आप रोज दो, अगर आपको सिलेक्ट होना है तो, अच्छा सिलेक्ट होना है तो। मैं तो मार्क्स देखता हूँ ना, हमेशा मैंने देखा है वही बच्चा सबसे अच्छा करता है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, यहाँ पर फिजिक्स में मान लो उसके 70 हैं, केमिस्ट्री में मान लो उसके 65 हैं, तो मैथ्स में भी कम से कम 50 से 60 के बीच में हो, तब अच्छा करोगे आप, ये मेरी बात याद रख लो। फिजिक्स में 80, केमिस्ट्री में 80, मैथ्स में 20, तो आपका परसेंटाइल 97 ही आएगा, लिख के ले लो मेरे से, ज़्यादा से ज़्यादा 98 आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? और 5 से 6 टेस्ट और हो जाने दो, 6 टेस्ट में ही आप खुद ही अपना परसेंटाइल प्रेडिक्ट कर लेना, मैं ही बता दूंगा आपको। बात समझ में आ रहा है ना? तो मैथ्स में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको अगर आपको सिलेक्ट होना है तो। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स मेंस के लेवल पर ऐसे सब्जेक्ट हैं कि ठीक है आप होमवर्क करते रहो बहुत अच्छे से, सारी चीजें आपको पता हो, जहां कहीं एनसीईआरटी पढ़ लो वहां एनसीईआरटी पढ़ लो, काम हो जाएगा। जितना हम क्वेश्चंस कराएंगे उतना क्वेश्चंस कर लो, मॉड्यूल तो पूरा मैं करा ही रहा हूँ, डीपीपी अगर मैं कहीं दूंगा तो वो डिस्कस कर लेंगे, ये होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर केमिस्ट्री के 5 चैप्टर का आपका जेई एडवांस अगर छूट भी जाए ना, मेंस तो कर ही लेना पूरा, और मेंस भी मॉड्यूल वाला मेंस नहीं, जो जैसा पब्लिकेशन जो आता है ना, या ऐप से आजकल तो बहुत चीजें आ रही हैं जिससे आपको सॉल्व करना हो, वो 5 चैप्टर 6 चैप्टर का आपका केमिस्ट्री में आपका जेई एडवांस छूट भी जाए, वैसे मैं छूटने नहीं दूंगा, मैं सारे ही डिस्कस करता हूँ, तो भी चल जाएगा, 3-4-5 चैप्टर का छोड़ दो, मैथ्स में एक भी चैप्टर का मत छोड़ो। समझ में आ रहा है? ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं जिनसे आप सिलेक्ट बहुत अच्छा हो सकते हैं मेंस में। तो एक बार जब जनवरी में मेंस में रिजल्ट आ जाएगा तो फिर अपन एडवांस की बात, तो एडवांस तो सीख ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एडवांस की कोई बात हम कर नहीं रहे हैं। आप पीवाईक्यू तीनों सब्जेक्ट में लगाएंगे तो सबसे बेस्ट है। अगर आपको टाइम की कमी पड़ती है तो थोड़ा सा ऐसा सोच लें। क्लियर है ना क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि ड्रॉपर के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है टाइम। अभी और दिक्कत क्या दिक्कत आएगा, ये दिक्कत थोड़ा सा आएगा रिवीजन का, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, तो टाइम आप रोज 8 घंटे पढ़ो, अभी इतना अच्छे से पढ़ो कि ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े, उतना उतना। अरे आप मेरे पास क्वेश्चन लेके आओगे तो ये थोड़ी कहूंगा मैंने रिवाइज नहीं किया, मतलब मैं बताऊंगा ना उसी टाइम। ऐसा ही आपके साथ होना चाहिए कि इतना आप अच्छा करके चलो उस चैप्टर को कि आपसे कभी भी अगर बेसिक सा क्वेश्चन या थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बन जाए आप पर। समझ में आ रहा है ना? और थोड़ा मैथ्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो। चलो क्वेश्चन लिखो। अ गैस सैंपल emits radiations of wavelength 45.9 nanometer, 82.8 nanometer and 103.33 nanometer and 103.33 nanometer. A gas sample emits radiations of wavelength 45.9 nanometer, 82.8 nanometer, 103.33 nanometer. Assume that atoms have two excited states and a ground state. And the difference between consecutive energy levels decreased as energy is increased. Consider energy of higher state is 0. Energy of higher state is 0
decreased as energy is increased. As energy is increased. Consider energy of higher state is 0. Higher state is 0. Calculate energy of ground state and first excited state. बताएं जरा. करो, बनाओ इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन ही पूरा चेंज है. जो हमने सीखा है वो मॉडल यहां पर अप्लाई नहीं होगा, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. बताएं. सोचने का है, कैलकुलेशन का तो है ही नहीं उसमें ज्यादा कुछ. अब देखो, आप दिमाग लगा रहे हैं अपन, है ना. उसने कहा 3 स्टेट्स हैं बस. 1, 2 और 3. ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. समझ में आ रहा है. अब इसका एनर्जी उसने कितना कहा है, 0. उसने कहा 3 वेवलेंथ्स की फोटॉन्स निकल रहे हैं या रेडिएशंस निकल रहे हैं. कौन कौन सी बताना जरा. 45.9, हाँ ठीक है, और 82.8, 103.33. अब फॉर्मूला लगाने में लग गए. बेसिक्स तो समझो, फॉर्मूला लगाओगे आंसर नहीं आएगा ना, करते रहो. आप एक बात बताओ, उसने कहा ये 3 रेडिएशंस निकल रही हैं. पहले तो 3 रेडिएशंस लिख लो, कौन कौन सी निकलेंगी. हम मान रहे हैं कई सारे होंगे, 3. सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस 3 से 1 में होगा. तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस 3 से 1 में होगा, तो इसमें जो वेवलेंथ रहेगी वो सबसे कम रहेगी. ये बात समझ में आ रहा है. अब यहां पर एनर्जी ऑफ 3 माइनस एनर्जी ऑफ 1 बराबर 1240 अपॉन में 45.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यही आएगा. इतनी एनर्जी का रेडिएशन निकलना चाहिए. ये समझ में आया. यहां पर ये तो 0 है, तो E1 ग्राउंड स्टेट बराबर ये कितना आ रहा है,
अरे समझे समझे कि नहीं? इससे जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रॉन, ये तो जीरो दिया ही है उसने, ये तो जीरो दिया ही है, अब जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मान लो। बात समझ में आ रहा है? इससे जो एनर्जी निकलेगी, जो रेडिएशन निकला होगा वो इसी में निकला होगा। बताओ जरा कितना आ रहा है? बोलेंगे? नहीं 2.7 कहां से आ जाएगा, 27 आ रहा होगा। तो E1 बराबर करीब करीब माइनस का 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये बात समझ में आया? चलो इन दोनों में अब हम देखें तो ये वाली, इसकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, उसने बोला है ये बात, इसका एनर्जी डिफरेंस कम तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा, ये वाली वेवलेंथ निकली होगी। बस हो गया क्वेश्चन। कई बार नहीं, हमेशा लॉजिक यूज करना है। समझ में आया? क्या यूज करना है? लॉजिक यूज करना है। कर लेंगे? लाओ मॉड्यूल दो, कल डिस्कशन करेंगे। समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज 1 में कल पूरा अभी तक किया ही नहीं है ना इसका डिस्कशन? हाँ हाँ, एक्सरसाइज 1 में 1 से लेके 31, एक्सरसाइज 2 में 1 से लेके 21, 1 से लेके 21। एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में फर्स्ट 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी में सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16। ठीक है, इतना करके लाओ, इतना ही कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ गए ना? मिलते हैं।